हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीसी क्लास 9th का जो कंप्यूटर करा रहे हैं, इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, यानी कि इसके 6 वीडियो पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखा देख लीजिएगा। कारण है कि आपका चैप्टर बहुत बड़ा है ये, इसलिए इसके कई सारे वीडियो बन गए हैं। आज हम इसका पार्ट 7 देखने वाले हैं, 7वां पार्ट देखने वाले हैं। ये आपकी आरबीसी की बुक है, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा 1 है। ये आपकी जो इसका चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, इसके चैप्टर के साथ साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम जो भी इसके क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी हैं उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। इस आपकी जो आपकी 9th की बुक है, उसमें टोटल जो पार्ट है उसमें 8 पार्ट हैं और 4 इसकी इकाइयाँ हैं। इसके अंदर 8 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा चल रहा है जो है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का देख चुके हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के प्रकार देख चुके हैं, साइज के हिसाब से कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। इसके बाद हमने इसकी जो कंप्यूटर आपका था, इसकी जनरेशन को भी देखा है। इसके यूज कहाँ कहाँ हो सकते हैं उन्हें हमने जाना है। कंप्यूटर की जनरेशन को हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो है इसके आगे देखने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, वो भी हम जान चुके हैं। कंप्यूटर के 5 जनरेशन जो है उनके विषय में भी इसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर का जो है ब्लॉक डायग्राम क्या होता है उसे देखेंगे और उसके वर्किंग प्रोसेस को भी हम जानेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका आज का रहने वाला है। कंप्यूटर एक तंत्र यानी कि सिस्टम के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम हम जिसे कहते हैं, कंप्यूटर तंत्र कहते हैं। ये अभिप्राय कंप्यूटर के भौतिक भागों से है, यानी कि इसकी फिजिकल इकाई की हम यहाँ पर फिजिकल यूनिट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के भागों से, कंप्यूटर सिस्टम से हम इसकी जो है फिजिकल यूनिट की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो मेन रूप से 3 इकाइयों से मिलकर बना है, जिसमें कि सिस्टम यूनिट आपके आ जाते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये 3 हो जाते हैं आपके। सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट यूनिट आपके हो जाते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं चलिए देख लेते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है। जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है वो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट होता है, जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाइयाँ यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसे हम कहते हैं, सीपीयू होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है और जो आपका सिस्टम यूनिट है वो एक बॉक्स की तरह होता है, जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई अन्य युक्तियां यानी कि डिवाइसेस भी होती हैं। जो आपका बॉक्स होता है इसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की दूसरी इकाइयां यानी कि डिवाइसेस भी होती हैं। परिपथ यानी कि सर्किट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें सर्किट्स लगे होते हैं, जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड या मदरबोर्ड जिसे कहा जाता है। मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे सर्किट होते हैं जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे सर्किट बने होते हैं, लगे होते हैं, जिन्हें इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतम परिपथ सिस्टम यूनिट में होता है। जो आपका मदरबोर्ड है इसी में ज़्यादातर चीज़ें लगी होती हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट यूनिट की। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में डाटा और प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए युक्ति की जाने वाली युक्तियां यानी डिवाइसेस इनपुट कहलाती हैं। यानी कि आप सिंपल से याद रखिए कि कंप्यूटर को जब तक आप कोई ना कोई इनपुट नहीं देंगे तो कंप्यूटर कार्य कैसे करेगा। तो इनपुट देने के लिए जिन डिवाइसों का उपयोग करते हैं, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो जाए, कीबोर्ड हो, माउस हो, ठीक है, या फ्लॉपी डिस्क हो, स्कैनर आदि हो, ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो ये जो आपकी डिवाइसेस हैं इन्हें ही जो है कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेस आपके कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइसेस के रूप में के ये उदाहरण हैं। आगे और हम इनकी चर्चा करेंगे। अब दूसरा है आपका आउटपुट डिवाइस, निर्गम इकाई जिसे कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। जब आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को कोई ना कोई इनपुट दिया है तो वो आपको जो है रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा, रिजल्ट आपको दिखाएगा, वो आपकी मॉनिटर पे दिखाएगा, वही आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को
मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियां आउटपुट यूनिट कहलाती हैं। जो भी आपने कंप्यूटर में इनपुट किया है उसका प्रोसेस करके जहां पर आपको आउटपुट दिखेगा वही आपकी आउटपुट यूनिट कहलाती हैं। मॉनिटर, प्रिंटर आदि कुछ सामान्यता आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस के जो मेन एग्जांपल है वो आपका मॉनिटर है, जिस पे जो भी आप कार्य करते हैं मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है। और प्रिंटर की सहायता से आप जो भी आपने काम किया है उसका हार्ड कॉपी के रूप में पेपर पर आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये कंप्यूटर का जो है ब्लॉक डायग्राम है। केंद्रीय प्रोसेसर यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पर ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऊपर आप देख सकते हैं केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई जिसे कहा गया है हिंदी में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। फिर आपका ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। इसके अंदर ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी कि जिसे ALU कहा जाता है शॉर्ट में, जो कि अंकगणितीय व तार्किक इकाई है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे ALU भी शॉर्ट में कहते हैं। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? ALU इसको शॉर्ट फॉर्म इसका है। फिर आपका इसके अंदर कंट्रोल यूनिट आ जाता है जिसे हम शॉर्ट में CU भी कहा जाता है, जिसे CU कहते हैं शॉर्ट में, कंट्रोल यूनिट, यानी कि जिसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसके बाद में आपकी आ जाती है मेन मेमोरी। ठीक है, जो मुख्य मेमोरी होती है मेन मेमोरी आ जाती है। और इसके बाहर आपकी ये सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। सेकेंडरी मेमोरी बाहर क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग हम कंप्यूटर में CPU से बाहर करते हैं, बाहर से हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सेकेंडरी मेमोरी हो गई। इनपुट डिवाइस आपकी हो गई जिससे कि आप डाटा को इनपुट करते हैं। ये आपकी इनपुट डिवाइस है जिसमें कि आपने जो भी कार्य किया है वो आपको प्रोसेस होने के बाद उस पर आपकी मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाता है। ये आपकी जो है आउटपुट यूनिट हो गई। तो ये जो आपका पूरा डायग्राम है ये आपका ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम ये कहलाता है। केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कि CPU कहा जाता है, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। CPU क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। यह निर्देशों का क्रियान्वयन यानी कि एक्सिक्यूशन करने के बाद से एक्सिक्यूट करने के बाद में उन्हें पढ़ता है, व्याख्या करता है, नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है और संगणना यानी कैलकुलेशन करता है। वास्तव में हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो पहले CPU में जाते हैं और CPU हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर जो CPU है प्रोसेस करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट है वो आपको मॉनिटर के ऊपर दिखा देता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर में यदि CPU नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कंप्यूटर के पास CPU नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे पास अगर दिमाग ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा शरीर भी नियंत्रण में नहीं रह सकता, हम अपने शरीर को भी नियंत्रण में नहीं रख सकते। तो दिमाग जो है इसी तरह से कंप्यूटर का जो दिमाग है वो CPU कहलाता है। बिना CPU के कंप्यूटर भी कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह हमारा दिमाग हमारे समस्त शरीर पर नियंत्रित रखता है, जिस तरह से हमारा जो दिमाग है हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, उसी तरह से CPU कंप्यूटर को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार CPU भी कंप्यूटर की शेष सभी भागों जैसे कि मेमोरी, इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस आदि के कार्य पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? तो ये CPU कितना महत्वपूर्ण है कंप्यूटर के लिए और उनसे कार्य करवाता है, और CPU जो है वही इनसे कार्य भी करवाता है। प्रोग्राम और डाटा इसके नियंत्रण में मेमोरी में संग्रहित होते हैं। ठीक है, जो आपके प्रोग्राम होते हैं, आपका डाटा होता है, ये जो CPU के निर्देशानुसार ही ये मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, संग्रहित होता है। इसी के जो है नियंत्रण में आउटपुट मॉनिटर के स्क्रीन पर भी आपको दिखाया जाता है अथवा प्रिंटर के द्वारा कागज पर छपता भी है। CPU के निर्देशानुसार ही CPU लाखों करोड़ों गणनाओं व निर्णय सेकंडों में कर सकता है। CPU जो हमारा है वो लाखों करोड़ों गणनाएं और निर्णय सेकंडों में
कर सकता है। सीपीयू के जो है 3 भागों में से बांटा गया है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला आपका कंट्रोल यूनिट है, जिसे कि हम ब्लॉक डायग्राम में देख चुके हैं। कंट्रोल यूनिट का शॉर्ट फॉर्म सीयू कहलाता है, सीयू। दूसरा आपका है अंकगणितीय व तार्किक इकाई, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, शॉर्ट में से एएलयू कहा जाता है। तीसरा आपका है मेमोरी अथवा संग्रहण इकाई, जिसे स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। ये आपकी मेमोरी की बात हो गई। ये 3 जो है सीपीयू के मुख्य पार्ट है। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा व माइक्रो प्रोसेसर होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर सीपीयू एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटरों में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। जो दूसरे हमारे कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर होते हैं उनमें एक से ज़्यादा भी माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर के कई कार्य संचालित होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर के से ही हम कंप्यूटर के जो कार्य हैं उन्हें संचालित करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जो आंतरिक अंदर की संरचना है उसमें सीयू होता है यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है। जब आप कोई कार्य करेंगे तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। सीयू होता है यानी कि सीयू के बाद आपका एएलयू आ गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर आपके रजिस्टर आ गए और आंतरिक इकाई में आपकी इंटरनल बसेस भी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक इकाइयाँ कहलाती हैं। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ इकाई यानी कि ट्रांजिस्टरों जो आपके ट्रांजिस्टर्स थे उन्हें माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले जो आपका उपयोग होते थे ये ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। कंप्यूटर को अधिक दक्ष, कार्यकुशल एवं उपयोगी बनाने के लिए इनके प्रोसेस के परिपथ जो आपका परिपथ है में ट्रांजिस्टरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर इसमें यूज होंगे उतना ही ज़्यादा ये कार्य में ये सक्षम होगा, दक्ष होगा। इससे ट्रांजिस्टरों का परिपथ जो होता है, ट्रांजिस्टरों का परिपथ जटिल होता गया। इससे क्या हुआ, जो ट्रांजिस्टर थे इसका परिपथ यानी बहुत सारे आप चीज़ों को लगा देंगे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो जटिलता भी बढ़ेगी और परिपथ में अधिक ताप उत्पन्न होने से इनमें खराब होने की समस्या उत्पन्न होने लगी थी। जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर लग गए तो इसके खराब होने की, क्योंकि हीट जनरेट की इसने, हीट बढ़ी तो चीज़ों को खराब होने की समस्या भी बढ़ गई। अतः एक ऐसे पुर्जे का आविष्कार हुआ जिसमें अनेक ट्रांजिस्टरों के तुल्य परिपथ हो। ऐसा एक पुर्जा तैयार किया गया जो कि अनेक ट्रांजिस्टरों के समान हो। ऐसा पुर्जा ही माइक्रो प्रोसेसर कहलाया। उसे ही हमने माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं। ये आपकी जो पिक्चर है ये माइक्रो प्रोसेसर की पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है, इमेज दिखाई गई है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है 1970 में आए थे। इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया था, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1970 में सबसे पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर आया था जो कि इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम इंटेल 4004 था। ठीक है, इसमें लगभग जो है 2300 ट्रांजिस्टरों के बराबर क्षमता थी। ठीक है, इसमें लगभग 2300 यानी 2300 ट्रांजिस्टर के बराबर इसकी क्षमता थी। माइक्रो प्रोसेसर लगभग आधे इंच का सिलिकॉन धातु से निर्मित एक आयताकार टुकड़ा होता है। ये देखिए सिलिकॉन से बना हुआ होता है माइक्रो प्रोसेसर। किससे बना होता है? माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन एक चिप होती है छोटी सी, जो खोल के छोटे छोटे कनेक्शन के साथ जो है व्यवस्थित रखता है। चपटा होने के कारण इसे चिप कहा जाता है और चपटा होने के कारण ही क्या कहलाती है? चिप कहलाती है। इंटेल 4004 यानी कि 4004 चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर की तकनीकी
निरंतर विकसित होती रही। इसके बाद नए नए जो है माइक्रो प्रोसेसर आते रहे, इसमें भी चेंजेस होते रहे, बदलते रहे, ठीक है। और अगर आज की बात करें, इसकी क्षमताएं बढ़ती रही। वर्तमान में विभिन्न गति एवं गणना क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध हैं। आज के समय में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में आ चुके हैं। इनमें इंटेल का है, पेंटियम 4 है, पेंटियम 4 कोर आ चुका है, और 2 डियो i3, i5, AMD आदि माइक्रो प्रोसेसर के नाम है। इस तरह से कुछ दिए गए हैं। इससे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर आ चुके हैं मार्केट में और निरंतर इनमें बदलाव हो रहे हैं, इनके विकास में बदलाव हो रहे हैं। अब ये तो बात थी आपकी माइक्रो प्रोसेसर की। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट की, ठीक है, नियंत्रण इकाई की। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट की बहुत अहम भूमिका होती है। कह रहे हैं जो कंप्यूटर के अंदर यानी सीपीयू के अंदर जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका होती है। नाम के अनुसार ये कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान पर व कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखता है, ठीक है। नियंत्रण जो सभी को नियंत्रण रखता है, सब पे नियंत्रित करने का कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। अब कंट्रोल यूनिट के क्या क्या काम हैं इन्हें देख लेते हैं। पहला आपका है, ये कंप्यूटर के समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है, ठीक है। ये सभी जो है आंतरिक क्रियाओं का क्या करता है, संचालन करता है। दूसरा है, ये इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। तीसरा है, यह मेमोरी से प्रोग्राम बढ़ती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है। मेमोरी जब आप मेमोरी में जो भी डाटा होता है, प्रोग्राम होते हैं, जो भी होता है, इसको पढ़ती है, रीड करने का काम करती है, उसकी व्याख्या करती है तथा ALU व मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने के लिए तदनुसार निर्देश देती है। CLU जो है निर्देश देने का कार्य भी करता है। चौथा है, यह ALU को यह बताती है कि डाटा मेमोरी से कहाँ स्थित है। ये भी यही बताती है कि मेमोरी के अंदर डाटा कहाँ पे है। यह क्रिया करती है तथा प्रक्रिया के पश्चात निष्कर्ष, परिणाम यानी कि रिजल्ट आपको कहाँ स्टोर करना है, कहाँ संग्रह करना है, ये भी बताने का काम इसी का होता है। ये सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस, ठीक है, सिस्टम बस की नियंत्रक बस यानी कंट्रोल बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचालित करती है, संचित करने का काम भी करवाती है। अनेक तारों का समूह बस कहलाती है, जिसमें बहुत सारे तार होते हैं, उनके समूह को ही बस कहा जाता है। तीसरा आपका आ जाता है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, ठीक है। ये आ गया आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह यूनिट अंकगणितीय क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन करती है। क्या करते हैं ये? लॉजिकल ऑपरेशन का कार्य करते हैं। अंकगणितीय क्रियाओं में जोड़, बाकी गुणा, भाग सम्मिलित हैं। ALU के अंदर आप ये सिंपल समझिए कि मैथ का सारा काम ALU के अंदर ही होता है। नाम से ये पता चल रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ALU में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, सर्किट होता है, जो अंकगणितीय गणनाएं करने की क्षमता को रखता है, ठीक है। तार्किक क्रियाओं में ALU दो संख्याओं या डाटा की तुलना कर सकता है। ये क्या कर सकता है? दो संख्याओं की या डाटा की तुलना भी कर सकता है। तार्किक क्रियाओं में, तार्किक की बात कर रहे हैं, निर्णय लेने का कार्य करता है। ये निर्णय ले सकता है। तुलना के परिणाम हाँ या नहीं में ये दे सकता है। जो भी हाँ में या नहीं होंगे उन्हें ये बता सकता है, जिसमें निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इसमें ये निर्णय लेता है जो सहायता मिलती है। ALU कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है। जो आपका ALU है वो कंट्रोल यूनिट की निगरानी में ही कार्य करता है। यह मेमोरी में डाटा प्राप्त करता है। मेमोरी से डाटा प्राप्त होता है, उस पर ये गणनाएं करने का कार्य करता है। फिर ये मेमोरी को परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में लौटा देता है। ALU के कार्य
जो ALU के काम है, ये ALU के काम करने की जो तीव्रता है बहुत ज़्यादा होती है। ये अति तीव्र गति से कार्य करता है। ये लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से कर सकता है। ठीक है, ये लगभग 10 लाख गणनाओं को प्रति सेकंड की गति से कर सकता है। ALU में अनेक रजिस्टर और एक्यूमुलेटर्स होते हैं जो गणनाओं के दौरान क्षतिय संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य करते हैं। ये मेमोरी का काम ही करने का काम करते हैं। तो हमने देखा कि ये किस तरह से कार्य करती हैं। ALU में डाटा पर कार्य होने के बाद परिणामों को या तो प्रदर्शन के लिए आउटपुट के उपकरण भेज दिया जाता है या फिर उन्हें मेमोरी में संग्रहित कर लिया जाता है। ALU जब कार्य अपना पूरा कर लेता है, या तो आपको अगर परिणाम चाहिए तो आपको मॉनिटर पे दिखा देता है, या फिर आप इसे स्टोर कर सकते हैं मेमोरी के अंदर, तो ये मेमोरी में स्टोर कर देता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम के विषय में पढ़ा, उनके क्या क्या पार्ट थे, क्या क्या कार्य था, उसको हमने जाना। अब आपका आ जाता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और ये किस तरह से कार्य करती है, इन सभी को हम जानेंगे, इसमें पढ़ेंगे। और फिर मेमोरी की जो है मेजरमेंट इकाइयों को भी हम जानेंगे। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा ऑलरेडी हो चुका है, जैसे 21-22 मिनट का हो गया है। तो इसको हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, इसको हम यहीं तक रखते हैं। अब आप इससे दूसरा वीडियो देखिएगा, मेमोरी से सेपरेट वीडियो मेमोरी के विषय में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।